नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। और आज की इस क्लास में इंपॉर्टेंट होने वाले 35 क्वेश्चंस, ठीक है। और एक ही मतलब क्वेश्चन की चर्चा करेंगे बहुत डीपली दोस्तों, लेकिन आपको बने रहना होगा इस क्लास के अंदर अगर आपको आरएससीआईटी में अच्छे नंबरों से पास होना है तो। पहला सवाल है दोस्तों, सीपीयू का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू का मस्तिष्क किसे कहा जाता है दोस्तों? पहला सवाल हमारा ये है। रैम को, सीयू को, एएलयू को या हार्ड डिस्क को? दोस्तों बात करें सीपीयू का मस्तिष्क, ध्यान से पढ़ना सवाल। सीपीयू का मस्तिष्क बोल रहा है, कंप्यूटर का नहीं। तो सीपीयू का मस्तिष्क होता है दोस्तों एएलयू। क्या होता है दोस्तों? एएलयू, ठीक है। एएलयू क्या काम करता है दोस्तों? गणना करने का काम करता है। गणना यानी कि तार्किक गणना। कौन सी गणना दोस्तों? तार्किक गणनाएं करने का काम करता है। अब बात करें कंप्यूटर का माइंड क्या होता है दोस्तों? कंप्यूटर का कौन सा होता है? कंप्यूटर का होता है दोस्तों सीपीयू। क्या होता है दोस्तों? सीपीयू माइंड होता है। लेकिन सीपीयू का क्या होता है दोस्तों? सीपीयू कहा जाता है दोस्तों एएलयू को। ठीक है, यहाँ तक का तो आपको समझ में आ गया होगा। सीपीयू का मस्तिष्क किसे कहते हैं दोस्तों? एएलयू को कहते हैं। जबकि कंप्यूटर किसे कहते हैं? कंप्यूटर का होता है दोस्तों सीपीयू होता है। किसका होता है दोस्तों? सीपीयू किसका होता है दोस्तों? कंप्यूटर का होता है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। उम्मीद है पहला सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है हमारा, इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा नहीं है? ये ध्यान रखना, नहीं है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब कई बार हम इसको पढ़ना भूल जाते हैं, नहीं है को कई बार भूल देते हैं कि इनपुट डिवाइस का उदाहरण है तो टिक लगा देते हैं कोई सी पे। तो नहीं है को पढ़ना अच्छी बात है। पहले तो अच्छी तरह सवाल को पढ़ो, पहले फिर सवाल को समझो, फिर आंसर देना है आपको। तो पहला ऑप्शन आ रहा है दोस्तों माउस, दूसरा कीबोर्ड, तीसरा मॉनिटर या स्कैनर। तो इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। बात करें यहाँ पे माउस इनपुट डिवाइस है। क्या है दोस्तों? इनपुट ये माउस। बात करें कीबोर्ड की तो ये भी क्या है दोस्तों? इनपुट है। बात करें यहाँ पे मॉनिटर की तो ये भी क्या है दोस्तों? ये आउटपुट है दोस्तों। क्या है दोस्तों? आउटपुट है ये। और बात करें स्कैनर की तो ये भी क्या है दोस्तों? इनपुट है। तो सीधी सी बात है, हमारे पास आउटपुट कौन सा है दोस्तों? मॉनिटर है। कौन सा है दोस्तों? मॉनिटर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आउटपुट, क्योंकि इनपुट नहीं है। इनपुट तो है लेकिन यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन नहीं है, तो ये पढ़ लेना। नहीं है, कौन सा नहीं है? मॉनिटर नहीं है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज राइट। क्या दोस्तों? सी ऑप्शन इज राइट। ओके, दूसरे में आएगा सी। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारे पास में तीसरा, ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या पैकेज सॉफ्टवेयर? बताइए दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? दोस्तों बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या होता है दोस्तों? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। क्लियर यहाँ तक का? अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारे पास चौथा। चौथा सवाल है दोस्तों, सुपर कंप्यूटर का उपयोग अधिकतर कहाँ किया जाता है? सुपर कंप्यूटर का उपयोग अधिकतर कहाँ किया जाता है? वर्ड प्रोसेसिंग में, वेदर फोरकास्टिंग में या अकाउंटिंग में या टाइपिंग में? तो दोस्तों बात करें सुपर कंप्यूटर की, तो सुपर कंप्यूटर की बात करें तो ये काम आता है दोस्तों वेदर फोरकास्टिंग में। कहाँ दोस्तों? वेदर फोरकास्टिंग में। इसके थोड़े उपयोग बता देता हूँ मैं आपको, इसके जो उपयोग हैं और बता देता हूँ आपको मैं। भूकंप की जानकारी इसकी दोस्तों, भूकंप कंप भूकंप भूकंप की जानकारी। ओके, दूसरी बात करें मौसम की भविष्यवाणी, जो मैंने अभी बताया आपको, मौसम मौसम की भविष्यवाणी भविष्यवाणी। ओके, और बात करें दोस्तों, अगर मान लो अंतरिक्ष में खोज करनी है, अंतरिक्ष में खोज करनी है तो इसका यूज हम कर सकते हैं दोस्तों आराम से। ठीक है, ये काफी शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। तो यहाँ से सवाल ये भी आ सकता है कि मौसम की भविष्यवाणी, भूकंप की जानकारी, अंतरिक्ष की खोज में कौन सा कंप्यूटर काम आता है दोस्तों? सुपर कंप्यूटर काम आता है। ओके, अब चलते हैं दोस्तों पांचवें सवाल की ओर। पांचवा है दोस्तों, बाइनरी संख्या प्रणाली में प्रयुक्त आधार बेस है 2, 8, 10 या 16? दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होगा 2। क्या होगा दोस्तों? जो यहाँ पे बात करें 0 और 1, ये दो आधार चलते हैं, इसके दो नंबर चलते हैं 0 और 1। ठीक है, इस पे क्या टिकी हुई दोस्तों? पूरी बाइनरी सिस्टम टिका हुआ है। ठीक है, और बात करें कंप्यूटर की भाषा भी क्या होती है दोस्तों? बाइनरी यहाँ पे उपयोग लेती है। और बात करें अब दोस्तों छठे सवाल की। छठा सवाल क्या है दोस्तों, विंडोज में फाइल एक्सटेंशन XLSX किस एप्लीकेशन की होती है? मतलब जो ये एक्सटेंशन है ना यहाँ पे, ये किस एप्लीकेशन की होती है? MS वर्ड की होती है, MS एक्सेल की होती है, MS पावर पॉइंट की होती है या MS एक्सेस की होती है? जल्दी बताइए दोस्तों, किस एप्लीकेशन की होती है? दोस्तों ये होती है MS एक्सेल की। किसकी होती है दोस्तों? MS एक्सेल की। .docx कर लेंगे MS वर्ड में हम, .ppt कर लेंगे दोस्तों किसमें हम? MS पावर पॉइंट में कर लेंगे। तो यहाँ पे बात करें एक्सेल की तो यहाँ पे .xlss होती है। ठीक है, .xlsx होती है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों सातवें सवाल की हम।
सातवां है रिसाइकल बिन का प्रयोग किस लिए होता है। रिसाइकल बिन का उपयोग किस लिए होता है, फाइल सेव करने के लिए, डिलीट की गई फाइल को रखने के लिए, प्रिंट करने के लिए या फाइल कॉपी करने के लिए। दोस्तों बात करें हम तो रिसाइकल बिन का जो उपयोग होता है वो होता है दोस्तों डिलीट फाइल को रखने के लिए। किसके लिए दोस्तों, डिलीट फाइल को रखने के लिए किसका उपयोग करते हैं दोस्तों, रिसाइकल बिन का उपयोग करते हैं। लेकिन एक सवाल मेरा, अगर मान लो आप चाहो परमानेंट फाइल डिलीट करना है, रिसाइकल बिन में जाए नहीं हो, परमानेंट डिलीट हो जाए, रिसाइकल बिन में जाए नहीं हो फाइल, परमानेंट मिटाने के लिए किसका यूज करेंगे दोस्तों, कौन सी शॉर्टकट के यूज करेंगे हम, वो करेंगे दोस्तों शिफ्ट के साथ में डिलीट। सवाल आ सकता है आपकी बार, शिफ्ट प्लस डिलीट प्रेस करके हम फाइल को परमानेंट क्या कर सकते हैं दोस्तों, डिलीट कर सकते हैं। क्लियर यहाँ तक का, परमानेंट मिटाने के लिए, जो मतलब यहाँ पे जाए नहीं, रिसाइकल बिन में जाने का काम ही नहीं है, फिर इसका परमानेंट डिलीट हो जाएगी। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आठवें सवाल की और आठवां सवाल है हमारा, शॉर्टकट की अल्ट प्लस टैब का उपयोग होता है। अल्ट प्लस टैब का उपयोग होता है, पहला ऑप्शन डेस्कटॉप शो करने के लिए, रनिंग प्रोग्राम स्विच करने के लिए, स्विच स्क्रीन लॉक करने के लिए या स्टार्ट मेन्यू खोलने के लिए। बताइए दोस्तों, शॉर्टकट की अल्ट प्लस टैब का उपयोग होता है दोस्तों, ये होता है रनिंग प्रोग्राम को स्विच करने के लिए। क्या दोस्तों, रनिंग प्रोग्राम को स्विच करने के लिए होता है, तो लगा लीजिए यहाँ पे बी ऑप्शन टिक, रनिंग प्रोग्राम को स्विच करने के लिए, मतलब एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जाना। ठीक है, एक से दूसरे में जाना दोस्तों क्या कहलाता है दोस्तों, रनिंग प्रोग्राम में स्विच करना कहलाता है। अब चलते हैं दोस्तों 9वें सवाल की ओर। 9वां सवाल है विंडोज में डिफॉल्ट फाइल सिस्टम क्या है। विंडोज में डिफॉल्ट फाइल सिस्टम क्या है, F8032 है, NTFS है या EXT4 है या HFS है। बताइए दोस्तों क्या है विंडोज में डिफॉल्ट फाइल सिस्टम। दोस्तों विंडोज में डिफॉल्ट फाइल सिस्टम है वो है दोस्तों क्या है दोस्तों, NTFS। क्या है दोस्तों, NTFS होता है। यहाँ पे सही ऑप्शन होगा दोस्तों बी ऑप्शन, NTFS। ठीक है, और ये आपके विंडो मतलब एक तरीके से विंडोज 7 में काम करता है, 10 में भी काम करता है और 11 में भी काम करता है। ठीक है, तीनों में यहाँ पे काम करेगा दोस्तों ये NTFS। ओके, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारे पास में, विंडोज में नोटपैड किस प्रकार का प्रोग्राम है। विंडोज में नोटपैड किस प्रकार का प्रोग्राम है, वर्ड प्रोसेसिंग है, स्प्रेडशीट है, प्रेजेंटेशन है या डाटाबेस है। दोस्तों यहाँ पे बात करें तो नोटपैड के अंदर वर्ड प्रोसेसिंग माना जाएगा इसको भी। क्यों माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम टेक्स्ट में काम करते हैं दोस्तों। किस में काम करते हैं, टेक्स्ट में वर्क करता है ये। ठीक है, तो ये कौन सा माना जाएगा दोस्तों, वर्ड प्रोसेसिंग माना जाएगा। ठीक है, वैसे MS वर्ड भी बात करें हम, क्या बात करें MS वर्ड की, MS वर्ड भी क्या होता है दोस्तों, वर्ड प्रोसेसिंग होता है। स्प्रेडशीट किस में बनती है दोस्तों, स्प्रेडशीट बनती है एक्सेल में। किसमें दोस्तों, एक्सेल में बनती है। और बात करें प्रेजेंटेशन, ये बनती है दोस्तों पावर पॉइंट में। किसमें दोस्तों, पावर पॉइंट में बनती है। और बात करें डाटाबेस क्या होता है दोस्तों, ACCESS एक्सेस का होता है। तो यहाँ पे दोस्तों नोटपैड की जगह यहाँ पे MS वर्ड भी लिखा सकता है दोस्तों। क्या दोस्तों, MS वर्ड भी लिखा सकता है नोटपैड की जगह, ध्यान रखना MS वर्ड। तो MS वर्ड कौन सा है दोस्तों, MS वर्ड कौन सा है दोस्तों, वर्ड प्रोसेसिंग है दोस्तों। क्या है दोस्तों, वर्ड प्रोसेसिंग है, ध्यान रखना। मैं थोड़ा सा और समझा देता हूँ आपको। ठीक है, तो वर्ड प्रोसेसिंग कौन सा है दोस्तों, वर्ड प्रोसेसिंग MS वर्ड होता है, स्प्रेडशीट में एक्सेल आता है, प्रेजेंटेशन में यहाँ पे आएगा पावर पॉइंट या डेटाबेस में आएगा एक्सेस। ठीक है, नोटपैड की जगह हम यहाँ से MS वर्ड भी लिखा सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, विंडोज में MS वर्ड किस प्रकार का प्रोग्राम है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, ध्यान रखना। यहाँ पे MS वर्ड आ सकता है लिखा हुआ। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 11वां, और मुझे बताइए 10 में से आपके कितने सवाल सही हो गए। 11वां सवाल है दोस्तों, MS वर्ड में थीसर्स का उपयोग किस लिए होता है। MS वर्ड में थीसर्स का उपयोग किस लिए होता है, सिनोनिम्स खोजने के लिए, ग्रामर चेक करने के लिए, फॉन्ट चेंज करने के लिए या टेबल इंसर्ट करने के लिए। बताइए दोस्तों, MS वर्ड में थीसर का जो उपयोग होता है ना, वो होता है दोस्तों सिनोनिम्स चेक करने के लिए, मतलब पर्यायवाची। क्या दोस्तों, पर्यायवाची। ओके, पर्यायवाची यहाँ पे खोजने के लिए क्या दोस्त यूज करेंगे हम, थीसर्स का उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। उम्मीद है 11वां सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों 12वें सवाल की ओर। क्लास कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना चैनल को दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों 12वें सवाल के। 12वां सवाल है वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या है। वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट एक्सटेंशन है .xlsx या .docx, .pptx या .mdb। बताइए दोस्तों क्या है। बात करें यहाँ पे XLS जो होता है वो होता है दोस्तों एक्सेल का। किसका होता है दोस्तों, एक्सेल का होता है। अब बात करें यहाँ पे .docx, ये होता है दोस्तों MS वर्ड का। किसका होता है दोस्तों, MS वर्ड का।
PPTX होता है दोस्तों पावर पॉइंट का। किसका होता है दोस्तों? पावर पॉइंट का होता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा दोस्तों, वो होगा बी ऑप्शन इज राइट, .docx होगा दोस्तों। क्या होगा दोस्तों? .docx होगा। क्लियर यहाँ तक का? ओके। अब बात करें एक्सेल में क्या बनता है? एक्सेल में बनती है स्प्रेडशीट। क्या बनती है दोस्तों? स्प्रेडशीट बनती है। बात करें एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट बनते हैं। क्या बनते हैं दोस्तों? डॉक्यूमेंट बनते हैं। और बात करें पावर पॉइंट में प्रस्तुति होती है। क्या होती है दोस्तों? प्रस्तुति बोल दो या प्रेजेंटेशन बोल दो। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों, या प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन। क्लियर है तक का? अब चलते हैं दोस्तों 13वें सवाल की ओर। 13वां सवाल है हमारे पास में, एमएस वर्ड में पेज ओरिएंटेशन कितने प्रकार की होती है? एमएस वर्ड में पेज ओरिएंटेशन कितने प्रकार की होती है? पहला, 1, 2, 3 या 4 प्रकार की। तो दोस्तों एमएस वर्ड की बात करें हम, तो एमएस वर्ड के अंदर जो प्रेजेंटेशन, सॉरी, एमएस वर्ड के अंदर जो पेज ओरिएंटेशन होता है ना, वो होता है दोस्तों 2 प्रकार का। कितने प्रकार का दोस्तों? 2 प्रकार का होता है। पहला होता है दोस्तों पोर्ट्रेट। कौन सा होता है दोस्तों? पोर्ट्रेट होता है। दूसरा होता है दोस्तों, ये पहला होता है, दूसरा होता है दोस्तों लैंडस्केप। कौन सा दोस्तों? लैंडस्केप होता है। ठीक है, और यहाँ पे बात करें बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है? बाय डिफॉल्ट अपना यही होता है एमएस वर्ड के अंदर। ये कौन सा होता है दोस्तों? बाय डिफॉल्ट रहता है। ओके, बाय डिफॉल्ट कौन सा रहता है दोस्तों? पोर्ट्रेट रहता है। सीधी सी बात करें, पोर्ट्रेट की बात करें तो ये होता है दोस्तों एकदम खड़ा पेज ऐसे कैसे, और ये जो होता है ना दोस्तों, ये होता है दोस्तों ऐसे आड़ा पेज। इसको हम बोलेंगे आड़ा पेज ऐसे। ठीक है, तो ये एक तरीके से ये जो होता है ये वर्टिकल पेज होता है, और ये कौन सा होता है दोस्तों? हॉरिजॉन्टल पेज में होता है। क्लियर यहाँ तक का? अब चलते हैं दोस्तों 14वें सवाल की ओर। उम्मीद है 13वां सवाल आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह। 14वां सवाल है दोस्तों, यहाँ पे वर्ड में मेल मर्ज का प्रयोग होता है डाटाबेस मैनेजमेंट के लिए, एक पत्र को कई व्यक्तियों को भेजने के लिए, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए, या ऑटो करेक्ट के लिए। बताइए दोस्तों, वर्ड में मेल मर्ज का प्रयोग होता है डाटाबेस मैनेजमेंट के लिए, एक पत्र को कई व्यक्तियों को भेजने के लिए, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए, या ऑटो करेक्ट के लिए। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? दोस्तों जो मेल मर्ज का उपयोग होता है ना, उसका मतलब होता है कि एक साथ कई व्यक्तियों को हम पत्र भेज सकते हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है, मेल मर्ज में होगा दोस्तों बी ऑप्शन, एक पत्र को कई व्यक्तियों को भेजने के लिए। इससे क्या होता है दोस्तों? समय की बचत होती है दोस्तों। क्या होती है दोस्तों? समय की बचत होती है। क्लियर यहाँ तक का? बचत। ओके, समय की बचत होती है। क्लियर यहाँ तक का? और इसके साथ में मतलब एक साथ में काफी सारे व्यक्तियों को हम लेटर भेज सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं दोस्तों। ओके, उम्मीद है 14वां क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों 15वें सवाल की ओर। 15वां सवाल है, कंट्रोल प्लस क्यू का उपयोग किस लिए किया जाता है? कंट्रोल प्लस क्यू का उपयोग किस लिए किया जाता है? पहला, पैराग्राफ अलाइनमेंट रिमूव करने के लिए, डॉक्यूमेंट क्लोज करने के लिए, क्वाइट करने के लिए, या फिर फॉर्मेटिंग क्लियर करने के लिए। बताइए दोस्तों कंट्रोल प्लस क्यू का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है पैराग्राफ अलाइनमेंट रिमूव करने के लिए। ओके, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ये। और इसका सीधा सा बात ये भी हो सकता है कि पैराग्राफ पे जो फॉर्मेटिंग होती है ना, पैराग्राफ की जो फॉर्मेटिंग होती है, पैराग्राफ की जो फॉर्मेटिंग होती है, इस फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए। ओके, अब पैराग्राफ फॉर्मेटिंग जैसे मैं बात करता हूँ इंडेंट की, ठीक है, मैं बात करता हूँ लाइन स्पेसिंग की, ये भी तो एक तरीके से पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हो सकती है दोस्तों। ओके, इंडेंट भी हो सकता है, लाइन स्पेसिंग भी होती है, तो इनको सबको क्या कर देती है दोस्तों? रिमूव कर देती है। क्लियर यहाँ तक का? तो कंट्रोल क्यों अब की बार आ सकता है एग्जाम के अंदर, तो ये इंपॉर्टेंट बन सकता है दोस्तों की बार। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है यहाँ पे 16वां, एमएस एक्सेल में फॉर्मूला हमेशा किससे शुरू होता है भाई? @ से होता है, हैश से होता है, इक्वल से होता है, या फिर प्लस से होता है? तो दोस्तों बात करें एमएस वर्ड में, तो हमेशा जो फॉर्मूले चालू होंगे ना दोस्तों, जो शुरू होता है वो होता है दोस्तों बराबर के चिन्ह से। किससे दोस्तों? बराबर के चिन्ह से होता है हमेशा। ठीक है, जैसे मान लो मैं बात करूं इक्वल SUM सम, मैं बात करूं इक्वल MIN मिन, मैं बात करूं यहाँ पे इक्वल के बाद में कर दिया नाउ का मैंने यूज, इक्वल नाउ, इक्वल टू डे। ठीक है, तो ये फॉर्मूले जो होते हैं सबके आगे क्या लिखा होता है दोस्तों? इक्वल सिंबल लिखा होता है। यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा सी ऑप्शन इज राइट। क्या दोस्तों? सी ऑप्शन इज राइट। क्लियर यहाँ तक का? उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। ओके, इक्वल लगाना जरूरी होता है दोस्तों सभी के आगे। ओके, अब चलते हैं दोस्तों 17वें सवाल की ओर। 17वां है, एमएस एक्सेल में फंक्शन इक्वल सम 10, 20, 30 परिणाम क्या होगा? ठीक है, तो दोस्तों जो सम का फॉर्मूला होता है ना, सम, वो क्या काम करता है? जोड़ता है दोस्तों। क्या करता है दोस्तों? जोड़ता है। क्लियर यहाँ तक का? तो सम ये काम करेगा ना यहाँ पे 10, 20, 30 का, तो क्या करेगा? 10 + 20
प्लस 30 कर देगा ये, मतलब 10 और 20 कितने होते हैं, 30 और 30 कितने होते हैं दोस्तों, 60 होते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा दोस्तों, 60 ऑप्शन आ जाएगा इसमें। क्लियर तक का क्या जाएगा दोस्तों, 60 आ जाएगा। अब मुझे एक सवाल बताइए, मैं 2-3 सवाल आपसे करवा देता हूँ दोस्तों। मान लीजिए यहाँ पे आता है कि एक्सेल में MIN लिखा आता है दोस्तों, क्या लिखा आता है दोस्तों, MIN लिखा आता है कि भाई MIN के अंदर MIN ब्रैकेट चालू कर दिया मैंने, कर दिया 10, 20, 5 और 8 कर दिया मैंने यहाँ पे। तो इसका जो आउटपुट होगा क्या होगा दोस्तों, बताइए। इसका आउटपुट क्या होगा, 10 होगा, ओके। यहाँ पे 70 होगा, मतलब ए ऑप्शन 10, बी ऑप्शन कर दिया मैंने 70, सी ऑप्शन कर दिया मैंने यहाँ पे 5 और डी ऑप्शन मैंने कर दिया दोस्तों यहाँ पे, डी ऑप्शन कर दिया मैंने यहाँ पे 4। क्या ऑप्शन आएगा दोस्तों इसमें राइट। दोस्तों मिनिमम जो फॉर्मूला होता है ना, वो करता है सबसे कम वैल्यू को, किसको दोस्तों, सबसे कम को निकालता है। ये क्या निकालता है दोस्तों, सबसे कम वैल्यू, ओके, मतलब न्यूनतम। तो इसमें 10, 20, 5 और 8 में सबसे कम दोस्तों कौन है, 5 है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 5 आ जाएगा। एक और सवाल कर देता हूं मैं, ऐसा ही आपको मजा आ रहा होगा सवाल करने में दोस्तों। यहाँ पे बात करें हम, यहाँ पे बात करें MAX की, मैक्सिमम को फॉर्मूला जाता है मान लो इक्वल मैक्स, और यहाँ लिखा आता है 55, फिर कर दिया मैंने 60, फिर कर दिया मैंने 11, फिर कर दिया मैंने 59, मतलब 59। बताइए दोस्तों यहाँ पे क्या रिजल्ट आने वाला है। ए ऑप्शन दे दिया मैंने आपको 59, बी दे दिया मैंने यहाँ पे 60, सी दे दिया मैंने 100 और डी ऑप्शन दे दिया मैंने यहाँ पे 40। बताइए दोस्तों क्या ऑप्शन इसमें राइट होगा। अगर मान लो ये फंक्शन आ जाता है, इसका आउटपुट आपसे पूछा जाता है, तो क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों मैक्सिमम निकालता है अधिकतम वैल्यू, क्या निकालता है दोस्तों, अधिकतम वैल्यू निकालने की कोशिश करता है, ये अधिकतम वैल्यू निकालता है। तो इसका मतलब सीधी सी बात है 55, 60, 11 और 59 में सबसे अधिकतम वैल्यू कौन सी है, 59 है दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन इज राइट, 59। तो उम्मीद है यहाँ पे ये जो फॉर्मूले मैंने आपको समझाए आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे दोस्तों। ऐसा फॉर्मूला आपके ऊपर पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों 18वें सवाल की ओर। उम्मीद है 17वां सवाल अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा। किस किस को समझ में आया भाई जल्दी बताइएगा। 18वां है, एक्सेल वर्कबुक का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या है। एक्सेल वर्कबुक का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या है दोस्तों। यहाँ पे आ रहा है पहला .docx है, .xls है या फिर .pptx है। दोस्तों यहाँ पे बात करें इसका जो एक्सेल का होता है वो होता है दोस्तों x डॉट के साथ में x l s x, ठीक है, ये होता है दोस्तों। यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। pptx नहीं होगा दोस्तों और ना ही दोस्तों .docx होगा, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला है दोस्तों यहाँ पे एक्सेल में एक्टिव सेल को पहचानने का तरीका क्या है। ये बोल्ड हो जाती है या हाईलाइट हो जाती है, इसकी बॉर्डर मोटी हो जाती है या ये हरी हो जाती है। बताइए दोस्तों क्या होता है। तो दोस्तों मान लीजिए ये एक एक्सेल सीट है आपकी, ठीक है, ये मान लेते हैं ऐसे कुछ एक्सेल सीट है आपकी, ओके, ये एक्सेल सीट है मान लो। और इसके अंदर मान लो मैंने मतलब एक्टिव सेल क्या होती है, जिसपे मतलब काम कर रहे होते हैं, मतलब ये इस पे काम कर रहे होते हैं ना, तो ये एक्टिव सेल है। यहाँ पे हल्की सी ये ऐसी मोटी दिखाई देती है बाउंड्रीज की, ठीक है, दिखाई दे रही है आपको ऐसी ऐसी मोटी बाउंड्री दिखाई देती है, जिससे होता है दोस्तों ये क्या है दोस्तों, एक्टिव सेल है। क्या है दोस्तों, एक्टिव सेल है। क्या है दोस्तों, एक्टिव सेल है। ये ऐसी मोटी बाउंड्री आपको दिखाई देती है, हल्की सी, मतलब काफ़ी मोटी बाउंड्री दिखाई देती है, आप आराम से इसको देख सकते हो, ठीक है। इससे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, एक्टिव सेल बोलेंगे। तो सीधी सी बात है, इसकी बॉर्डर क्या हो जाती है दोस्तों, मोटी हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों, बॉर्डर मोटी हो जाती है ऐसे, ठीक है, ऐसे हम बात कर सकते हैं, ठीक है। तो बॉर्डर क्या हो जाती है दोस्तों, मोटी हो जाती है। क्लियर है तक का। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की और उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अगला है दोस्तों यहाँ पे 20वां सवाल, एक्सेल में रो और कॉलम के इंटर सेक्शन से क्या कहलाता है, मतलब क्या कहलाता है, टेबल, फील्ड, सेल या सीट। दोस्तों बात करें यहाँ पे एक्सेल में, एक तो होती है रो। क्या होती है दोस्तों, रो होती है। रो ऐसी आरडी लाइन को बोला जाएगा एक्सेल के अंदर, इसे रो बोलेंगे। और रो एक्सेल में होती है दोस्तों 10,48,500 क्षेत्र होती हैं। और ये दोस्तों होती है नंबर्स में। किस में होती है दोस्तों, नंबर में होती है सारी की सारी, ठीक है। हम बात करें कॉलम की, किसकी बात करें दोस्तों, कॉलम की, तो ये ऐसे होते हैं दोस्तों, ऐसे खड़े होते हैं ऐसे, ठीक है, इन्हें हम क्या बोलेंगे, कॉलम। कॉलम होते हैं दोस्तों 16,384 और ये होते हैं दोस्तों ए से लेकर के XFD तक होते हैं। कहाँ तक होते हैं दोस्तों, ए से लेकर के XFD तक होते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप, मैं सवाल कर रहा हूँ कि एक रो आती है, ये रो होगी दोस्तों, ठीक है, और इस रो को यहाँ पे इंटरसेक्शन कैसे करेगा, एक कॉलम इंटरसेक्शन करेगा ऐसे, ये कॉलम ने इंटरसेक्शन कर दिया, यहाँ पे कर दिया ना। तो यहाँ पे जो ये बनने वाला ये पार्ट है ना, ये वाला,
दिखाई दे रहा है आपको? मैं आप पेन चेंज कर लेता हूँ फिर दिखाता हूँ मैं आपको। तो मैंने यहाँ पे अब देखो दोस्तों, यहाँ पे जो ये पार्ट है ना, ये वाला, ये जो बन रहा है, ठीक है भाई, ये तो क्या हो गया आपका कॉलम हो गया, ये आपकी क्या हो गई रो हो गई, और यहाँ पे इसने इंटरसेक्शन ये कर दिया, ये क्या बन गई दोस्तों, ये बन गई दोस्तों एक तरीके से एक सेल बन गई। क्या बन गई दोस्तों? सेल बन गई। यहाँ पे क्लियर है तक का? मैं वापस लिख देता हूँ साफ अक्षरों में इसको, सेल हो जाती है दोस्तों। क्या बन जाती है कि सेल। आराम से आपको दिख रहा होगा ये जो मैंने बनाया है यहाँ पे। तो जो इंटरसेक्शन है ना, ये मतलब जहाँ से काट रहा है, दोनों आपस में काट रहे हैं, उसे क्या बोलेंगे दोस्तों? सेल बोलेंगे हम। क्या बोलेंगे दोस्तों? सेल बोलेंगे। उम्मीद है यहाँ पे समझ में आ गया होगा अच्छी तरह, ठीक है। और सेल जो होती है सबसे छोटी इकाई होती है दोस्तों। ये क्या होती है? एक्सेल की सबसे छोटी इकाई होती है ये, सबसे छोटी इकाई। ओके, उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। उम्मीद है क्वेश्चन अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों यहाँ पे 21वां, पावर पॉइंट का उपयोग किस कार्य के लिए होता है? डाटा स्टोरेज के लिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, इमेज एडिटिंग के लिए, या अकाउंटिंग के लिए? दोस्तों यहाँ पे पावर पॉइंट की बात करें तो पावर पॉइंट का जो उपयोग होता है ना, वो होता है दोस्तों प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। क्या दोस्तों? प्रेजेंटेशन। और प्रेजेंटेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रस्तुति बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रस्तुति बोलते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो सीधी सी बात है यहाँ पे प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। क्लियर है तक का? अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है हमारा यहाँ पे? अगला सवाल है दोस्तों 22वां। उम्मीद है 21वां सवाल आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह। किस किस को नहीं है जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। 22वां दोस्तों, पावर पॉइंट में ट्रांजिशन का उपयोग कहाँ होता है? स्लाइड के अंदर एनिमेशन के लिए, स्लाइड बदलने के लिए, फॉन्ट स्टाइल बदलने के लिए, या फिर टेबल इंसर्ट करने के लिए? तो दोस्तों सीधी सी बात है, जो स्लाइड पावर पॉइंट जो ट्रांजिशन का उपयोग होता है ना दोस्तों, वो होगा दोस्तों स्लाइड बदलने के लिए। किसके लिए दोस्तों? स्लाइड बदलने के लिए होता है। तो लगा लीजिए यहाँ पे बी ऑप्शन पे टिक, स्लाइड बदलने के लिए। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की और। अगला सवाल है पावर पॉइंट का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? पावर पॉइंट का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? तो वो होता है दोस्तों डॉट PPTX। क्या होता है दोस्तों? डॉट PPTX होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा एज राइट। हम बात करें डॉट DOCX की, ये होता है MS वर्ड का। ये तो याद कर ही लेना भाई, आ जाता है कई बार, इनमें से जरूर पूछे जाते हैं ऐसे सवाल। ये होता है एक्सेल का, ठीक है। तो समझ में आ गया वो दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है दोस्तों यहाँ पे 24वां सवाल। 24वां दोस्तों, पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर व्यू का उपयोग किस लिए होता है? पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर व्यू का उपयोग किस लिए होता है? स्लाइड्स को अरेंज करने के लिए, स्लाइड्स को देखने के लिए, नोट्स लिखने के लिए, या पिक्चर इंसर्ट करने के लिए? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ए ऑप्शन इज राइट, स्लाइड्स को अरेंज करने के लिए, या स्लाइड को अरेंज करने के लिए। सही है, स्लाइड को अरेंज करने के लिए किया जाता है दोस्तों स्लाइड सॉर्टर व्यू का उपयोग, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों 25वें सवाल की ओर। 25वां है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। पावर पॉइंट में शॉर्टकट की F5 का उपयोग होता है। पावर पॉइंट में शॉर्टकट की F5 का उपयोग होता है। पहला ऑप्शन स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए, फाइल सेव करने के लिए, फॉन्ट बोल्ड करने के लिए, या टेबल इंसर्ट करने के लिए? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका उपयोग। अगर मान लो शॉर्टकट की F5 आप प्रेस कर रहे हो दोस्तों, क्या प्रेस कर रहे हो? F5। तो क्या काम आती है दोस्तों? वो काम आती है स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए दोस्तों। क्या दोस्तों? स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए काम आती है। क्या आती है दोस्तों? स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए। फाइल सेव करने की बात करें हम, तो यहाँ पे बात करेंगे कंट्रोल के साथ में S प्रेस करेंगे। बोल्ड करने के लिए कंट्रोल के साथ में B प्रेस करेंगे दोस्तों। क्लियर यहाँ तक का? अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। यहाँ तक आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और किस किस को क्लास अच्छी लगी है आज की बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारे पास 26वां। WW में W का अर्थ क्या है? तो W का अर्थ नहीं है यहाँ पे, ऐसे आप इसको थोड़ा सा ये चेंज हो रहा है सवाल। WW का अर्थ है, ऐसे लिखिए जिसको WW का अर्थ है, मतलब फुल फॉर्म क्या है इसकी। सीधी सी बात है, बात किसकी कर रहे हैं दोस्तों? फुल फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो ये सवाल कई बार आ जाता है, एकदम ईजी लग रहा है, लेकिन कई एग्जामों में आ जाता है दोस्तों ये, ठीक है। और हो सकता है कल की एग्जाम में, जो भी एग्जाम है आपकी, उसमें आ जाए दोस्तों। तो WW का अर्थ क्या है दोस्तों? वेब वर्ल्ड वाइड है, वर्ल्ड वाइड वेब है, वाइड वर्ल्ड वेब है, या फिर वर्ल्ड वेब वाइड है? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। दोस्तों इसका सही जवाब होगा वो होगा बी ऑप्शन, वर्ल्ड वाइड वेब। लगा लीजिए यहाँ पे बी ऑप्शन पे टिक, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारे पास 36वां। लेकिन मुझे बताइए 26/26 किसके सवाल सही हो गए भाई? 26 में 26 कोई उम्मीदवार इसके सही हो गए हो?
जल्दी से, अगर नहीं हुई तो जल्दी से रेडी हो जाइए आप, मेरी पूरी प्लेलिस्ट देखिए, सारे सवाल देखिए, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण तैयारी करनी पड़ेगी आपको पास होने के लिए, ठीक है। ओके, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है दोस्तों यहाँ पे 27वां, ईमेल में सीसी का अर्थ होता है, ईमेल में सीसी का अर्थ होता है, सीसी मतलब होता है दोस्तों, सीसी बराबर होता है दोस्तों, यहाँ पे बात करें हम कार्बन कॉपी, क्या होता है दोस्तों, कार्बन कॉपी होता है। क्लियर यहाँ तक का, यहाँ पे कार्बन कॉपी आएगा, तो पहला ऑप्शन सेंट्रल कॉपी नहीं आएगा दोस्तों, कार्बन कॉपी इज राइट, करंट कॉपी भी नहीं आएगा, और ना ही दोस्तों डॉक्यूमेंट कॉपी आएगा, तो क्या आएगा दोस्तों, कार्बन कॉपी आएगा, ठीक है। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, कार्बन कॉपी। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर, सर्च इंजन का उदाहरण है। दोस्तों बात करें सर्च इंजन का उदाहरण, जिन पे हम कोई भी सर्च कर सकते हैं, तो याहू पे भी सर्च कर सकते हैं, गूगल पे भी कर सकते हैं, और बीइंग पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा दोस्तों उपरोक्त सभी, क्या आएगा दोस्तों, उपरोक्त सभी ऑप्शन आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इन सभी से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, सर्च इंजन का उदाहरण एक तरीके से, और यहाँ पे सर्च करने का काम कर सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद है 2800 सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है यहाँ पे 29वां दोस्तों, यहाँ पे आईपी एड्रेस मुख्य रूप से कितने बिट्स का होता है, आईपी एड्रेस मुख्य रूप से कितने बिट्स का होता है। पहला ऑप्शन यहाँ पे 16, 32, 64 या 128। दोस्तों यहाँ पे बात करें तो ये होता है दोस्तों 32 बिट का, और आईपी का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है दोस्तों, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है दोस्तों, ठीक है यहाँ तक का। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। कई बार आईपी का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, ये क्या है दोस्तों, फुल फॉर्म है। ओके, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारे पास में, ईमेल में बीसीसी का कार्य क्या है, ईमेल में बीसीसी का कार्य क्या है। गुप्त रूप से मेल भेजना, मेल डिलीट करना, स्पैम रोकना, या फिर ईमेल इनक्रिप्ट करना। दोस्तों बीसीसी का जो कार्य होता है वो होता है दोस्तों गुप्त रूप से मेल भेजना, गुप्त रूप से मेल भेजना। और बीसीसी का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, अगर आपको आता है बताइएगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ओके, क्लियर ना तक का। और इसके द्वारा हम गुप्त रूप से मेल भेज सकते हैं, जिससे आप सामने वाले को एड्रेस पता नहीं लगेगा दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों 31 सवाल की ओर। लेकिन एक बात और, 30/30 किसके सही है भाई, 30 में से 30 किसके सही है, जिसके भी सही है काफ़ी सही स्कोर में भाई। और यहाँ पे क्लास कैसी लगी आपको, अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और उन लोगों के पास वीडियो ज़रूर भेज दो जिनकी हाल ही में कोई एग्जाम है, ठीक है, मतलब पास होने के लिए भेजना पड़ेगा आपको। बोर हो गए क्या क्लास से, अगर बोर हुए तो चाय वगैरह पी लीजिएगा, क्लास वैसे खत्म होने वाली है, क्योंकि 35 सवाल आज की क्लास में, तो 5 सवाल और बच रहे हैं, तो 5 सवाल में देखते हैं कितने सही देते हो आप आंसर उनका। अगला सवाल है दोस्तों हमारे पास में, डिजिटल लॉकर किससे संबंधित है, डिजिटल लॉकर किससे संबंधित। पहला ऑनलाइन पेमेंट से, डिजिटल डॉक्यूमेंट स्टोरेज से, सोशल नेटवर्किंग से, या बैंकिंग से। बताइए दोस्तों डिजिटल लॉकर किससे संबंधित है, ऑनलाइन पेमेंट से, डिजिटल डॉक्यूमेंट स्टोरेज से, सोशल मीडिया से, या बैंकिंग से। तो दोस्तों बात करें डिजिटल लॉकर की, तो ये होता है दोस्तों, डिजिटल लॉकर की बात करें तो ये होता है दोस्तों, यहाँ पे सही ऑप्शन इसका ये होगा डिजिटल डॉक्यूमेंट स्टोरेज। क्या होता है दोस्तों, डिजिटल डॉक्यूमेंट स्टोरेज। क्या होता है दोस्तों, डिजिटल डॉक्यूमेंट स्टोरेज होता है। क्लियर यहाँ तक का। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारे पास 32वां दोस्तों, आधार ई-केवाईसी का मुख्य उपयोग होता है, आधार ई-केवाईसी। ओके, आपने भी करवाई होगी आधार ई-केवाईसी। इसका मुख्य उपयोग क्या होता है, पहला ऑप्शन मूवी डाउनलोड करने में, कस्टमर वेरिफिकेशन करने में, फोटो एडिटिंग करने में, या वेबसाइट बनाने में। तो दोस्तों बताइए क्या होगा इसका जवाब, ये तो आप दे ही दोगे क्योंकि सभी ने ई-केवाईसी करवाई होगी दोस्तों। तो जल्दी बताइए इसका जवाब, आपके पास है 10 सेकंड का समय। देखते हैं कौन कौन लोग इसका आंसर दे पाते हैं। 10 सेकंड का समय आपके पास में। दोस्तों आधारित ई-केवाईसी का मुख्य उपयोग होता है दोस्तों कस्टमर वेरिफिकेशन करने में। किसमें दोस्तों, कस्टमर वेरिफिकेशन करने में होता है इसका उपयोग, ठीक है। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा, कस्टमर वेरिफिकेशन करने में। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारे पास में 33वां, CSC का पूर्ण रूप क्या है, या CSC का पूर्ण रूप है। पहला ऑप्शन कॉमन सर्विस सेंटर, दूसरा कंप्यूटर सर्विस सेंटर, या फिर कस्टमर सपोर्ट सेंटर, या सेंट्रल सिक्योरिटी सेंटर। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका पूर्ण रूप। दोस्तों बात करें इसके पूर्ण रूप की तो ये होगा दोस्तों पूर्ण इसका कॉमन सर्विस सेंटर। क्या होगा दोस्तों, कॉमन सर्विस सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर होगा। तो लगा लीजिए यहाँ पे ए ऑप्शन पे टिक, कॉमन सर्विस
सेंटर। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। उम्मीद है यहाँ तक क्लास आपको पसंद आ गई होगी। अगला सवाल क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, भीम ऐप किससे संबंधित है? भीम ऐप किससे संबंधित है? पहला वीडियो कॉलिंग से, दूसरा डिजिटल पेमेंट से, तीसरा फाइल शेयरिंग से, या ऑनलाइन एग्जाम से। बताइए दोस्तों भीम ऐप किससे संबंधित है? भीम ऐप अगर आपने यूज किया भीम ऐप का तो किससे संबंधित है? बताइए दोस्तों जल्दी से। वीडियो कॉलिंग करते हो आप इससे, डिजिटल पेमेंट करते हो, फाइल शेयरिंग करते हो, या ऑनलाइन एग्जाम देते हो इससे? अगर आपको आता है तो जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा दोस्तों। दोस्तों भीम ऐप का जो सही मतलब एक तरीके से किससे संबंधित है, तो वो है दोस्तों डिजिटल पेमेंट से। किससे दोस्तों? डिजिटल पेमेंट से। लगा लीजिए बी ऑप्शन पे टिक, डिजिटल पेमेंट से। तो भीम ऐप से क्या कर सकते हैं दोस्तों? पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों। क्या कर सकते हैं हम? पेमेंट कर सकते हैं किसी को। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों 35वां। राजस्थान सरकार ई मित्र सेवा का मुख्य उद्देश्य है। राजस्थान सरकार की ई मित्र सेवा का मुख्य उद्देश्य है ऑनलाइन परीक्षा, सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराना, टूरिज्म प्रमोशन, या शिक्षा प्रदान करना। बताइए दोस्तों क्या होता है ई मित्र एक सेवा? ठीक है, देखो दोस्तों ई मित्र की जो सेवा है ना वो राजस्थान की है। किसकी दोस्तों? राजस्थान की है। ध्यान रखना ये भी आ जाता है किस राज्य की है, तो राजस्थान की है। तो बात करें दोस्तों इसका जो मुख्य उपयोग होता है, ठीक है, या उद्देश्य होता है इसका, वो होता है दोस्तों सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराना। क्या दोस्तों? सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराना दोस्तों। तो उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी दोस्तों। कैसी लगी आज की ये क्लास? अब मैं थोड़ा सा शॉर्टकट कीज के बारे में बता देता हूँ आपको मैं। ठीक है, जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं शॉर्टकट कीज का, क्योंकि यहाँ पे कई शॉर्टकट कीज भी आ जाती हैं। हल्का सा ध्यान रखना बस, ज़्यादा नहीं है दोस्तों। तो शॉर्टकट की बात कर रहा हूँ मैं, जल्दी से देखिएगा। पहला शॉर्टकट की है यहाँ पे, कुछ शॉर्टकट बता देता हूँ मैं आपको जो इंपॉर्टेंट हो सकती है आज के मतलब एग्जाम के लिए। एक आती है दोस्तों कंट्रोल जेड, कंट्रोल प्लस जेड सी। एक मिनट हटा देता हूँ इसको मैं, कंट्रोल जेड लिखा कर नहीं आया। ठीक है, CTRL प्लस जेड, CTRL प्लस एक्स। ठीक है, CTRL प्लस ओ। ठीक है, और मुझे बताइए दोस्तों CTRL प्लस एक कर देता हूँ मैं यहाँ पे एस। ठीक है, एक होता है दोस्तों CTRL प्लस शिफ्ट प्लस एस। दोस्तों ये होती है अंडू के लिए, UNDO। ये होती है दोस्तों कट के लिए। ये होती है दोस्तों ओपन करने के लिए, किसी फाइल को ओपन करने के लिए। ये सेव करने के लिए होती है दोस्तों। और ये होती है दोस्तों सेव एज के लिए। किसके लिए दोस्तों? सेव एज के लिए होती है। क्लियर यहाँ तक का? ये शॉर्टकट की आपको समझ में आ गई होंगी दोस्तों। कंट्रोल जेड, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल प्लस ओ, और कंट्रोल प्लस एस, या कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस। तो ये सेव एज के लिए होती है। कुछ एक्सेल के फॉर्मूले बता देता हूँ दोस्तों मैं, यहाँ तक नोट कर लेना इनको। थोड़ा सा वीडियो पॉज करके आराम से इनको नोट कर लेना दोस्तों। कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस एस, या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। ठीक है, अब एक दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना अलाइनमेंट की शॉर्टकट की ओर आती है दोस्तों। अलाइनमेंट क्या दोस्तों? मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ वापस से, रेड ले लेता हूँ। अलाइनमेंट की बात करें तो ALIGN है ना, MENT। अलाइनमेंट, अलाइनमेंट होते हैं दोस्तों 4 पैराग्राफ के। पहला होता है दोस्तों लेफ्ट। ठीक है, दूसरा होता है यहाँ पे सेंटर, तीसरा होता है यहाँ पे राइट, RIGST, राइट अलाइन। ठीक है, और एक होता है दोस्तों यहाँ पे जस्टिफाई। क्या होता है दोस्तों? जस्टिफाई होता है। लेफ्ट की बात करें हम तो यहाँ पे बात करेंगे, लेफ्ट की होती है कंट्रोल प्लस L, सेंटर की होती है कंट्रोल प्लस E, राइट की होती है कंट्रोल प्लस R, और जस्टिफाई की होती है दोस्तों कंट्रोल प्लस J। थोड़ा सा इनको देख के जाना आराम शॉर्टकट कीज को, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांस ज़्यादा है दोस्तों शॉर्टकट कीज से। ठीक है, तो ये शॉर्टकट कीज ऐसी हैं जो आ सकती हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, और थोड़ा सा बता देता हूँ आपको मैं, ये तो आपको आ ही गया। एक होती है दोस्तों यहाँ पे जो पावर पॉइंट के लिए है, ये तो गई दोस्तों अलाइनमेंट की यहाँ पे। और थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम एक तरीके से, कुछ शॉर्टकट की बात करें हम पावर पॉइंट की यहाँ पे, तो ये लिख देता हूँ मैं। पावर पॉइंट में 2 शॉर्टकट की काम आ सकती हैं। पावर पॉइंट तो ये आ सकती है दोस्तों, एक तो आ सकती है यहाँ पे कंट्रोल के साथ में M। ठीक है, एक आ सकती है कंट्रोल के साथ में D। ओके, और ये दोनों हैं दोस्तों, ये तो आती है न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए। ध्यान रखना, न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए। और कंट्रोल D आती है दोस्तों डुप्लीकेट। क्या दोस्तों? डुप्लीकेट। ओके, डुप्लीकेट DUPLICAT, डुप्लीकेट स्लाइड इंसर्ट करने के लिए काम आती है। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको क्लास पसंद आई होगी दोस्तों। किस किस को आज की क्लास पसंद आई
जिसको भी पसंद आई है लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना उन लोगों के पास जिनकी एग्जाम है दोस्तों। और मैं थोड़ा शॉर्टकट में आपको थोड़ा सब बताया, सब कुछ थोड़ा थोड़ा, आप इनका ध्यान रखना। और 35 क्वेश्चन आपको अच्छी तरह क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। किस किस को 35 क्वेश्चन क्लियर हो गए वो भी कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों। उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ध्यान रखना, वीडियो को पॉज करते हुए इन चीज़ों को उतार लेना थोड़ा सा, जैसे कि एक शॉर्टकट की 3-4 इनको आप थोड़ा सा लिख लेना, बस ज़्यादा नहीं है, कॉपी के अंदर नोट कर लो इनको सबको, ठीक है। इसके बाद में बात करें हम यहाँ पे थोड़ा सा अलाइनमेंट की, इनका थोड़ा सा उद्देश्य ये है कि इनमें से अब की बार क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, इनको भी थोड़ा सा आप नोट कर लेना दोस्तों, ठीक है। अलाइनमेंट लेफ्ट का क्या होता है कंट्रोल L, सेंटर का कंट्रोल E, राइट का क्या होता है दोस्तों कंट्रोल R, और जस्टिफाई का होता है दोस्तों कंट्रोल+J। ध्यान रखना, इनको भी आप उतार लेना कॉपी के अंदर, नोटबुक के अंदर, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है आपकी एग्जाम अच्छी जाएगी, मैं कामना करता हूँ कि आपकी एग्जाम अच्छी हो। तो बेस्ट BEST, बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, ठीक है। और पूरे क्वेश्चन करके आना पेपर में, पूरे क्वेश्चन करके आना है 35/35, ध्यान रखना नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 35/35 आप करके आओगे क्वेश्चन, ठीक है। और ओमार सीट अच्छे से पढ़ना दोस्तों, ठीक है। ओमार सीट भरने के लिए आपको मिलेंगे दोस्तों, ऐसी ओमार सीट मिलेगी एक, ठीक है। मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ ओमार सीट के बारे में, हल्की सी इस पेज के अंदर बता देता हूँ ओमार सीट। देखो दोस्तों, एक ऐसी ओमार सीट आपको मिलेगी, ठीक है। और इस ओमार सीट के अंदर जैसे ही मान लो डिटेल भरोगे, ऐसे ऑप्शन मिलेंगे 4 गोले काले करने के लिए, ठीक है। ये 4 मिल गए, ये ए हो गया आपका, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, और ये क्वेश्चन संख्या आएगी जैसे 1 फिर 2 के आगे ऐसे फिर आ जाएगा, ऐसे कैसे, ठीक है। ऐसे आपके गोले आएंगे जिनको आपको भरना पड़ता है। जैसे मान लो किसी ऑप्शन में आपको बी भरना है, क्या भरना है दोस्तों बी, तो आपको कैसे भरना है, बी को आराम से इसी के अंदर भरना है, एक्स्ट्रा बाहर निकालना नहीं है उसको कुछ ऐसे ज़्यादा, है ना। ऐसे आपको बी को इसके अंदर ऐसे कैसे भरना है, ठीक है। ऐसे हमको ओमार सीट क्लियर करनी है दोस्तों। जैसे मान लो दूसरे में अगर मान लो डी ऑप्शन है तो डी को करो, ठीक है। अब ऐसा नहीं बी के बाद में फिर आपने सी को भी गोला काला कर दिया, डी को भी कर दिया, एक मतलब एक क्वेश्चन में सिर्फ एक गोला काला करना है, एक गोला भरना है, ठीक है। एक गोला भरना है, ज़्यादा नहीं भरना दोस्तों, सिर्फ एक एक भरना है, ठीक है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। किस किस को पसंद आई है दोस्तों शेयर कर देना, और लाइक तो आप करोगे ही, और कमेंट करके बताओ आज की वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।